फरवरी 2024 में म्यांमार ने एक ऐसे पुराने कानून को दोबारा लागू कर दिया जो 14 साल से स्थगित था। इस कानून के तहत 35 साल से कम आयु के पुरुषों और 27 साल से कम आयु की महिलाओं के लिए कम से कम 2 साल तक सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस अनिवार्य भर्ती से बचने का प्रयास करने वालों को सजा दी जा सकती है और इसका मकसद है सेना में 60,000 नए सैनिकों की भर्ती करना, क्योंकि म्यांमार की सैन्य नेतृत्व वाली सरकार एक भयानक गृह युद्ध में फंस गई है। यह गृह युद्ध 2021 में शुरू हुआ था, जब सेना ने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और सैन्य प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ व्यापक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिन्हें सरकार ने हिंसक रूप से कुचलने की कोशिश की। इसके चलते ऐसे कई पुराने गुटों में नई जान आ गई जो म्यांमार में सैन्य शासन का अंत चाहते थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के इस देश में आंतरिक कलह कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह नया संघर्ष देश को संकट की ओर धकेल रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या म्यांमार बिखरने की कगार पर है। तख्ता पलटने के बाद 1999 में बर्मा का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर म्यांमार रख दिया गया। इसलिए इस कार्यक्रम में आप इस देश को दोनों नाम से संबोधित होता हुआ पाएंगे। एक्सपर्ट तिन तार स्वे म्यांमार संबंधी मामलों की स्वतंत्र सलाहकार हैं। वह कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलटने के बाद म्यांमार की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है और सैन्य प्रशासन के खिलाफ देश व्यापी विद्रोह छिड़ गया है। देश में 330 शहर हैं, जिनमें से 230 शहरों में विद्रोह की शुरुआत के बाद से सशस्त्र संघर्ष चल रहा है। इस भयंकर लड़ाई और सैन्य सरकार के हवाई हमलों की वजह से कई शहर और गांव ध्वस्त हो गए। इन हमलों में आम नागरिक मारे जा रहे हैं और पूरे इलाकों को आग लगाई जा रही है। और अब हवाई हमले बढ़ गए। आने वाले समय में सरकार आम नागरिकों और विद्रोहियों को निशाना बनाने के लिए विमान से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल कर सकती है। सेना और विद्रोही गुटों के सैनिक बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 30 लाख लोग अपने घरों से भागकर म्यांमार के दूसरे सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर हो गए। तिन स्वार स्वे का कहना है कि देश में बड़े स्तर पर मानवाधिकार का संकट पैदा हो गया है। धन की कमी के कारण जरूरतमंद लोगों तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है। कई कंपनियां देश छोड़कर जा चुकी हैं। महंगाई आसमान छू रही है। देश में बिजली और पानी की भारी किल्लत पैदा हो गई है। कई लोग देश के सुरक्षित इलाकों का रुख कर रहे हैं, मगर देश में हर जगह ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ कहना जरूरी है कि यंगून में हालात सामान्य हैं। लोग पारिवारिक और सार्वजनिक समारोह में भी शामिल होते हैं, लेकिन विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित इलाकों में सैन्य प्रशासन के खिलाफ अक्सर विरोध प्रदर्शन होते हैं, जो कि काफी जोखिम भरा काम है, क्योंकि अगले ही दिन सुरक्षा बल लोगों को पकड़कर पूछताछ करती है। मगर ऐसा नहीं है कि हर जगह संकट और मातम है। बड़े शहरों में जनजीवन सामान्य भी नजर आता है। कृषि म्यांमार का मुख्य उद्योग है जो बुरी तरह से प्रभावित है। तिन तार स्वे के अनुसार बड़ी तादाद में किसान विस्थापित होकर शिविरों में रह रहे हैं और खेती नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खाद्यान्न की किल्लत और महंगाई बढ़ जाएगी। इसकी सबसे ज्यादा चोट देश के गरीब तबके पर पड़ेगी। सैन्य प्रशासन द्वारा सेना में अनिवार्य भर्ती के कानून को लागू किए जाने के बाद शहर में भी असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। वहां युवा शाम के बाद घर से बाहर निकलने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें पकड़कर सेना में भेज दिया जाएगा। तिन तार स्वे मानती है कि देश बिखरने की कगार पर पहुंच गया है और देश की कमान अभी भी 2021 में तख्ता पलटने वाले नेताओं के हाथ में है। वरिष्ठ जनरल बन आंग हाइंग सेना की नहीं बल्कि सैन्य प्रशासन के प्रमुख भी हैं। म्यांमार की राजनीति में हमेशा सेना की बड़ी भूमिका रही और उसके पास कई प्रशासनिक अधिकार भी रहे हैं। सेना यह सुनिश्चित करती है कि म्यांमार की राजनीति पर उसकी पकड़ बरकरार रहे। यह कैसे हुआ है समझने के लिए उसके इतिहास में झांकने की जरूरत पड़ेगी।
1948 में ब्रिटेन से आज़ाद होने के वक्त म्यांमार बर्मा के नाम से जाना जाता था। एक्सपर्ट प्रोफेसर माइकल जर्नी लंदन यूनिवर्सिटी के एसओएस में एशियाई और सैन्य इतिहास के प्रोफेसर हैं। वह कहते हैं कि कई अन्य देशों की तरह म्यांमार की आज़ादी क्रांति के जरिए हासिल नहीं हुई थी और यह एक समस्या साबित हुई। आलम और हैव नाम और दूसरे अन्य देशों की तरह बर्मा के विभिन्न राजनीतिक गुटों ने मिलकर क्रांति के जरिए आज़ादी हासिल नहीं की। इसलिए आज़ादी के बाद दक्षिणपंथ से लेकर वामपंथी विचारधारा के कई गुट पनपे और बहुत जल्द एक गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से सेना का प्रभाव बढ़ गया। सेना का प्रभाव उस वक्त और बढ़ गया जब 1958 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई AFP-AFL पार्टी के विभाजित होने के बाद एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस बात को लेकर विवाद है कि सेना जबरदस्ती सरकार में शामिल हो गई या उसे आमंत्रित किया गया था, लेकिन कई सैनिक अफसरों ने मंत्रालयों का प्रशासन संभाल लिया। आज लोग भले ही सेना से नाराज हों, लेकिन उस समय के दौरान सेना ने काफी तत्परता से काम किया और अर्थव्यवस्था को फायदा होने लगा। उन्नीस 1960 में आम चुनाव के बाद AFP-AFL का एक धड़ दोबारा सत्ता में आ गया, मगर सेना ने 1962 में उस सरकार का तख्ता पलट कर सत्ता हथिया ली। 26 साल बाद 1988 में सेना के एक धड़े ने इस सैन्य सरकार का तख्ता पलट दिया। 2000 में एक नए संविधान के तहत संसद के दोनों सदनों में 25% सीटें सेवारत सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दी गई। सैन्य समर्थन से चलने वाली सरकार का दौर 2015 में समाप्त हो गया। अब आम चुनाव में आंग सान सू की के नेतृत्व में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2020 में उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने आम चुनाव में दोबारा जीत हासिल की। किवीमी कलली संविधान के जरिए सेना का नियंत्रण संसद पर बरकरार था, लेकिन अब आंग सान सू की 2020 में दोबारा जीत कर आई तो सेना को चिंता हो गई कि वह बहुमत के जरिए संविधान में संशोधन करने का सेना का प्रभाव खत्म न कर दे। इसलिए जनरल हाय ने 1 फरवरी 2021 को सरकार का तख्ता पलट दिया। सेना ने आंग सान सू की पर भ्रष्टाचार और चुनाव में धोखाधड़ी के कई आरोप लगाकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। पिछले साल उनकी सजा 33 साल से घटाकर 27 साल कर दी गई। म्यांमार की सैन्य सरकार देश के बाहर अपने पड़ोसी देश थाईलैंड, लाओस, भारत, बांग्लादेश के साथ साथ चीन में भी अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। चीन के सामरिक हित म्यांमार के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि म्यांमार बिखर जाए। चीन म्यांमार में दोनों ही पक्षों को समर्थन दे रहा है ताकि जो भी जीते उसके हित सुरक्षित रहे। चीन ने दोनों पक्षों से समझौते कर लिए हैं कि वह उसके गैस उत्पादन और पाइपलाइनों को निशाना न बनाए। म्यांमार के रूस के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। प्रोफेसर माइकल जर्नी कहते हैं कि म्यांमार की सेना को हथियारों की सप्लाई ज्यादातर रूस से होती है, लेकिन 2021 के तख्ता पलट के बाद क्या सैन्य सरकार म्यांमार में चुनाव करवाने का कोई इरादा रखती है? प्रोफेसर चारनी कहते हैं कि वो तब तक चुनाव नहीं करवाना चाहेंगी जब तक वह विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल न कर लें, जो कि अब तक उसके हाथ नहीं लगी है। मगर कौन है सरकार के विरोधी? एक्सपर्ट डॉक्टर डेविड ब्रेड, जो यूके के ससेक्स यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस के वरिष्ठ लेक्चरर हैं, वह कहते हैं कि म्यांमार की सैन्य सरकार के कई विरोधी हैं। 2021 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट दिए जाने के बाद कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बाद में उनमें से कई लोगों ने हथियार उठा लिए। इन लोगों के गुट को डिफेंस फोर्स भी कहा जाता है। कई युवा शहरों से निकलकर सीमावर्ती इलाकों में कई साल से सक्रिय सशस्त्र जातीय संगठनों में शामिल हो गए। इन इलाकों में चिन और अरकान जैसे जातीय गुट दशकों से लड़ रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यह गृह युद्ध 1948 में देश की आज़ादी के साथ शुरू हुआ था, जिसमें कई प्रकार के गुट शामिल हैं। यह भी गौरतलब है कि सभी गुट विद्रोह का समर्थन नहीं करते। इनमें से कुछ गुटों के पास सैकड़ों की तो कुछ गुटों के पास हजारों की तादाद में सैनिक मौजूद हैं।
अब आधिकारिक तौर पर तो वहाँ लगभग 18 सशस्त्र जातीय गुट हैं, लेकिन उनमें से कुछ गुटों के नियंत्रण में बड़े इलाके हैं तो कुछ के नियंत्रणों में कोई इलाका नहीं है, और कुछ ऐसे भी गुट हैं जिन्होंने कई सालों के दौरान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था कायम कर ली है। वह दशकों से स्कूल और अस्पताल से लेकर कई ढांचागत सुविधाएं अपने इलाके में लोगों को दे पा रहे हैं। डेविड ब्रेनर कहते हैं कि सभी गुट लोकतंत्र समर्थक नहीं है, बल्कि अपने जातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। लोकतंत्र का मुद्दा उनके लिए जाति हितों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन क्या यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन गुटों के नियंत्रण में कितना इलाका है और कितने इलाके पर सेना का कब्जा है? वहां स्थिति तेजी से बदलती रहती है, मगर पिछले सालों के दौरान अधिक से अधिक इलाके सेना के हाथ से निकल गए। पिछले अक्टूबर से 3 सशस्त्र जातीय गुटों के गठबंधन ने सेना पर बड़े हमले किए हैं। ज्यादातर हमले सीमावर्ती कचिन और शान राज्य में हुए, जो चीन और थाईलैंड के साथ होने वाले व्यापार का मार्ग भी है। मगर अभी भी युंगन और मंडा जैसी बड़ी आबादी वाले शहर सेना के नियंत्रण में हैं। ब्रेनर कहते हैं कि अब बड़ी तादाद में लोग इन सशस्त्र गुटों के साथ जुड़ रहे हैं। वहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई जगहों पर सेना की बड़ी टुकड़ियां सेना छोड़कर आत्मसमर्पण कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की अदालत में म्यांमार रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ जनसंहार के आरोपों का सामना कर रहा है। बौद्ध धर्म बाहुल्य म्यांमार रोहिंग्या समुदाय के लोगों को अपना नागरिक नहीं मानता। 2017 में सेना ने रोहिंग्या समुदाय के हजारों लोगों की हत्या कर दी थी और लाखों को विस्थापित कर दिया था। एक्सपर्ट्स डॉक्टर मिनजो म्यांमार इंस्टीट्यूट फॉर पीस एंड सिक्योरिटी के कार्यकारी निदेशक हैं। उनकी राय है कि अगर सेना हार गई तो म्यांमार में कोई सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि देश के हिस्सों पर विभिन्न विद्रोही गुटों का नियंत्रण होगा और वह आपस में लड़ने लगेंगे। ऐसे में म्यांमार का भविष्य कैसा होगा? म्यांमार का भविष्य अंधकारमय लगता है। अगर विद्रोहियों की नज़र से देंगे तो फिलहाल सेना हार रही है, लेकिन म्यांमार में इस समय विपक्ष सरकार गिराने के पक्ष में नहीं है। अगर सरकार गिर भी जाए तो कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जो विभिन्न गुटों का प्रतिनिधित्व कर पाए और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान खोज पाए। दूसरी समस्या यह है कि विभिन्न सशस्त्र गुटों में कोई आपसी सहमति नहीं है। कई सशस्त्र गुटों का नेतृत्व तानाशाही तरीके से किया जाता है और लोकतंत्र का पक्षधर नहीं है। कई इलाकों पर विभिन्न गुट के दावे हैं, लेकिन जिसे लेकर कुछ जगहों पर संघर्ष भी चल रहा है, और सेक सरकार गिर भी जाती है तो कई जगहों पर जातीय संघर्ष भड़क सकता है। नज़दीकी भविष्य में इसका समाधान नजर नहीं आता। पीपल्स डिफेंस फोर्स जैसे विद्रोही गुटों को आपस में समन्वय बनाना पड़ेगा। मिंजो कहते हैं कि इनमें से कई गुट नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के नेतृत्व के तहत है। तख्ता पलटे जाने के बाद यह समानांतर सरकार बनी थी, जिसे पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है और उसमें पूर्व सांसद शामिल है। लेकिन एनयूजी में भी सैकड़ों गुट हैं और वह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, यह विवाद का मुद्दा है। सेना की स्थिति इस समय काफी कमजोर है, मगर वह राजनीति में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहती है, पर धीरे धीरे उसे इस मांग को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या सैनिक नेतृत्व में फूट पड़ने के संकेत नजर आते हैं? इसकी संभावना है, क्योंकि वर्तमान सेना प्रमुख जनरल होंगे शायद अब तक के सबसे ज्यादा लोकप्रिय सेना प्रमुख हैं। मगर सवाल यह है कि उन्हें चुनौती देगा कौन? म्यांमार की सेना में यह धारणा है कि वरिष्ठ नेतृत्व का सम्मान करना चाहिए। अगर सेना में बगावत होती है तो संवाद का रास्ता खुल सकता है, मगर फिलहाल तो दोनों लोगों में सिर्फ गुस्सा और हताशा है। तो क्या म्यांमार बिखरने की कगार पर है? मौजूदा संघर्ष निश्चित ही उसके पतन की दिशा में उसे धकेल रहा है। लेकिन कुछ बातें इस प्रक्रिया को धीमा जरूर करती हैं। चीन की कोशिश होगी कि म्यांमार में स्थिति को संभाला जाए ताकि वहां उसके ऊर्जा के हित सुरक्षित रहें। हो सकता है जिन विद्रोही गुटों ने अपने इलाके में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था बनाई है वह कायम रहे। जाति आधारित मतभेद, विभाजित समाज और विद्रोह लंबे अरसे से म्यांमार के इतिहास का हिस्सा रहे और जल्द इसका कोई हल नज़र नहीं आता। सेना भी राजनीति में अपनी भूमिका को आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि म्यांमार को पतन से दूर ले जाने वाला कोई रास्ता नज़दीकी भविष्य में खुलेगा।